अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं जी वसीम अल्ताफ साहब। हम सर को सुनते रहते हैं डिफरेंट चैनल्स के ऊपर। बहुत अच्छी आदत के मालिक हैं और बहुत ज़बरदस्त तरीके से बात करते हैं। तो सर, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आज आप आए। थैंक यू सो मच। बहुत मेहरबानी जी, आपने बुलाया। बहुत शुक्रिया सर। और पाकिस्तान की जो हालत है इस वक्त, आप देख रहे हैं नई गवर्नमेंट आ चुकी है। आसिफ अली जरदारी भी प्रेसिडेंट के तौर पर आ गए हैं। शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो भी मौजूद हैं। साथ आईएमएफ का इंतजार हो रहा है सर। आईएमएफ का बहुत इंतजार है कि आखिर कब वो पैसे आएंगे पाकिस्तान। जो 6 बिलियन की बात हुई है, 8 बिलियन लेने की कोशिश की जा रही है। कुछ संभलता हुआ दिखता है आपको या नहीं? देखिए जी, एक मरीज जो एक आईसीयू में पड़ा हुआ है और उसको आपने बहुत सी ड्रिप्स लगाई हुई हैं और वेंटिलेटर भी लगाया हुआ है, तो वो अब पता नहीं किस हद तक संभलता है, नहीं संभलता। ये तो देखें ना, इस पे तो आप एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो बात ये है कि जब तक स्ट्रक्चरल चेंजेस नहीं आएंगे, जब तक कि आप कोई ठोस स्टेप्स नहीं लेंगे अपनी इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने के लिए, आप तल्ख फैसले नहीं करेंगे, उस वक्त तक तो फिर संभलने की कोई सूरत नहीं है। और यानी अब देखें ना, नई गवर्नमेंट की अभी तश्कील नहीं हुई, अभी प्राइम मिनिस्टर ने हल्फ उठाया है, कैबिनेट अभी बाकी है और बातें यही शुरू हो गई हैं। यानी जो सबसे ऊपर जो इस वक्त जो एजेंडा पे टॉप पे जो आइटम है वो यही है जी कि हमने कर्जा लेके मुल्क चलाना है। अब कर्जा लेने के लिए कौन नेगोशिएट करेगा उसका भी फैसला अब पता नहीं हुआ है या नहीं हुआ अभी तक। ये तो प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया कि जी आप फाइनेंस मिनिस्ट्री वाले, एफबीआर वाले तैयारी करें। अब तैयारी करेंगे, फिर वो उस डेलीगेशन को लीड कौन करेगा और आईएमएफ से जाके मुज़ाकरात कौन करेगा और आईएमएफ की क्या शराइत होंगी, और उन शराइत पे किस हद तक ये गवर्नमेंट अमल करेगी, ये तो तय होना है अभी। सर, उन्होंने ग्रीन सिग्नल तो दे दिया है। आईएमएफ ने कहा है कि वो लोन तो वो दे देंगे। फिर उनका डेलीगेशन पाकिस्तान आएगा आईएमएफ का। वो यहाँ से आके देखेंगे कि जी जो उन्होंने शर्तें लगाई हैं, जाहिर है कि टैक्स होगा और कई तरह की चीजें होंगी जो महंगी की जाएंगी। इससे ज्यादा थोड़ी आईएमएफ मांगेगा, जो हमेशा वो कहते हैं। तो वो तो अभी से कहा जा रहा है कि जीएसटी टैक्स जो है वो 18% कर दिया जाएगा और बाकी चीजें भी जो है वो एक्सपेंसिव हो जाएंगी। तो आम पब्लिक की गर्दन जो है वो पतली है, वही पकड़ी जाएगी। जी जाहिर है, वो तो देखे ना, आपने जो आम आदमी है उसी को मजीद निचोड़ना है। हम्म। आप सब्सिडीज तो खत्म नहीं करेंगे ना, वो तो पावरफुल हल्के हैं जो सब्सिडीज ले रहे हैं। आप एग्जाम्पशंस खत्म नहीं करेंगे जो पावरफुल हल्के ले रहे हैं। आप बहुत सी जो आपकी नॉन डेवलपमेंटल जो आपके एक्सपेंडिचर्स हैं उनको आप खत्म नहीं करेंगे ना। आप तो एक आम आदमी का जो बिजली का बिल है उसमें इजाफा करेंगे, आप ये जो आपका गैस का बिल है वो बढ़ाएंगे, आप फ्यूल प्राइसेस बढ़ा देंगे, तो उसका बोझ तो आम आदमी पे पड़ेगा। तो ये सबसे आसान काम होता है गवर्नमेंट्स के लिए कि वो ये स्टेप्स लें। इसके बरक्स बहुत सी चीजें वो कर सकते हैं लेकिन वो नहीं करेंगे। जी अर्जू। बिल्कुल। लेकिन सर, अभी जो गवर्नमेंट आई है, ये जाहिर है कि पहले भी ये आई थी, पीडीएम 1 थी, अब ये पीडीएम 2 कहला रही है। कितने दिन ये चल सकेंगे? और बाकी जो सिर्फ पाकिस्तान के अंदर जो प्रॉब्लम्स है वो तो चले हैं ही, बहुत है, लोगों को मालूम ही है। लेकिन जो हमारे पड़ोसी कंट्रीज हैं, चाहे वो अफगानिस्तान हो, ईरान हो, भारत हो, चाइना हो, कोई भी पाकिस्तान से इस वक्त खुश नहीं है। आपको लग रहा है कि जो नई गवर्नमेंट आएगी वो इन लोगों के साथ अपने टर्म्स कुछ ठीक कर पाएगी? भारत को आप देखिए, उसकी इकोनॉमी कहाँ चली गई, उनकी फॉरेन पॉलिसी कितनी इंडिपेंडेंट है, वो किसी से डिक्टेशन नहीं लेते। पाकिस्तान का अभी भी वही हाल है, कह रहे हैं आईएमएफ से लोन मिलेगा लेकिन साथ ही फिर इनको रशिया के मुकाबले में यूक्रेन को इन्हें असला देना होगा। तो जाहिर है दूसरी कंट्री नाराज हो जाएगी। हमारी तो हमेशा से एक डिक्टेशन लेने वाली हालत में रहे हम तो। देखिए ना, हम तो 47 से डिक्टेशन ही ले रहे हैं। हमने तो कभी भी एक इंडिपेंडेंट पॉलिसी इख्तियार नहीं की किसी भी हवाले से। और अब तो सूरत हाल ये है कि यानी बहुत मामूली बातों पे भी हमें
डिक्टेशन लेनी पड़ती है, और डिक्टेशन एक लेवल पे हुकूमत नहीं लेती, हुकूमत पता नहीं कहाँ से डिक्टेशन लेती है। तो जब आप इतनी सारी डिक्टेशंस ले रहे हों, जब आपके पास फैसला करने का इख्तियार बड़ा महदूद हो, जब आप की ऑप्शंस बहुत कम हो कि आपने अब करना क्या है, और बहुत से पावर सेंटर्स हों, तो फिर अच्छा, और सबसे बुनियादी चीज़ ये कि कोई क्लैरिटी ऑफ थॉट नहीं है। जो मुख्तलिफ हलके हैं, डिसीजन मेकर्स जो हैं, फैसला साज कुव्वतें हैं, उनके आपस में भी इख्तलाफात मौजूद हैं। तो इसलिए जब क्लैरिटी ऑफ थॉट ना हो, तो फिर आप वे फॉरवर्ड कैसे डिटरमिन कर सकते हैं कि क्या होगा? तो वो फिर यही होता है कि वो मिला-जुला कोई एक मिक्सचर सा, एक मलगूबा सा बन जाता है। वो उसका फिर कोई नतीजा भी कोई ख़ास नहीं निकलता। वो फिर बाद में दोबारा आपको फिर वही चंद पैसों के लिए आप माँग रहे होते हैं। तो बेस्ट तो यही होता है जी कि आप एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी इख्तियार करें। आप अपने पड़ोसी ममालिक जो हैं, उनके साथ ताल्लुकात बेहतर करें, उनके साथ ट्रेड एग्रीमेंट्स करें। आप एक 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 इकोनॉमिक एक रीजन एक आप जो है उसमें इंटीग्रेट हों, और फिर आप आगे रीजन्स तरक्की करते हैं। इंडिपेंडेंट कंट्रीज, इंडिविजुअल कंट्रीज जो होती हैं ना, वो उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है तरक्की करना। आपको इंटीग्रेट करना होता है एक रीजन में। जैसे अब यूरोपियन यूनियन आप देख लें, आप आसियान देख लें, आप G20 देख लें, G4 देख लें, ये सारे ये रीजन्स, यानी एक तरह से उन्होंने इंटेग्रेट किया, और मुख्तलिफ ट्रेड एग्रीमेंट्स किए, और इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी इनकी इसी की वजह से हुई। एक मुल्क है जी, मैंने तो सबके साथ ताल्लुकात खराब रखने हैं, और लेकिन मैंने इकोनॉमिकली प्रोग्रेस भी करना है। तो ऐसे नहीं होता। आपको अपनी फॉरेन पॉलिसी तब्दील करनी पड़ती है, और फॉरेन पॉलिसी और आपकी जो मुल्क के अंदर जो आपकी जो डेवलपमेंट है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, ये दोनों जो हैं, ये इंटरलिंक्ड हैं, ये इंटरट्वाइंड है। ये नहीं हो सकता कि आप कहें जी हम मुआशी तौर पे तरक्की करेंगे, और हमारे तल्लुकात भी जो हैं वो भी ठीक ना रहें। ऐसे नहीं होता, तल्लुकात आपको मगर बेहतर। सर, पाकिस्तान का एक ये भी मानना, या पाकिस्तान के लोगों का जो पॉलिसी मेकर्स हैं या जिनके हाथ में पावर है, उनका ये भी ख्याल है कि पाकिस्तान इस रीजन में जिस जगह पर है, तो हर कंट्री को हमारी जरूरत पड़ेगी, हमारे बगैर तो गुजारा ही कोई नहीं। क्या ये बात नहीं, सही है? नहीं, नहीं, ऐसा नहीं है जी। अब वो दौर गुज़र गया है, अब हालात बहुत आगे जा चुके हैं। अब ये बात नहीं है कि हर कोई आपका मोहताज है और हर कोई आपसे पूछ के कुछ करेगा, ऐसा नहीं है। अब आप को लोग देखेंगे, आप दुनिया देखेगी आपको, ठीक है जी, आप राह रास्त में हैं, काम कर रहे हैं, आप जो एक एक स्पिरिट ऑफ द टाइम है उसके मुताबिक चल रहे हैं, तो लोग आपके साथ चलेंगे। अगर आप अपनी पॉलिसी बदल लेंगे, और हर किसी से आप लड़ाई भी लेंगे, और फिर आप कहेंगे कि हर कोई आपके साथ ताउन भी करे, तो ऐसा नहीं होगा। वो चंद दिन तक चलेगी पॉलिसी, उसके बाद फिर वो सब कुछ जो है वो बिल्कुल बराबर हो जाएगा। तो आपको लॉन्ग टर्म एक फॉरेन पॉलिसी बनानी है, और उस फॉरेन पॉलिसी ही के अंदर जो है आपने देखना है कि इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज कहाँ-कहाँ पे हैं, और उनको कैसे एक्सप्लॉइट करना है, जैसे बाकी मुल्क करते हैं। सर, 10 साल हो गए सी पैक को, उन्होंने केक भी काट लिया है 10 साल होने का सी पैक को। और बकौल चाइना के $65 बिलियन अभी तक उसमें इन्वेस्ट किया जा सकता है, लेकिन कोई रिकॉर्ड नहीं है कहीं पे। बताया नहीं जा रहा पाकिस्तान की तरफ से कि वो $65 बिलियन कहाँ लगाया, कौन सी सड़क बना दी, कौन सी बिल्डिंग बना दी, क्या कर दिया, किसको रोजगार दे दिया, कौन सा प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ। ये सब कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, कहीं पे कुछ रिकॉर्ड नहीं है। लेकिन ये जरूर है कि सी पैक का जो है वो एक बार फिर, जब इमरान खान आए बंद कर दिया गया, शहबाज शरीफ आए फिर शुरू कर दिया। अब पता नहीं कितने दिन चलेगा। लेकिन दूसरी तरफ अफगानिस्तान और ईरान और इंडिया मिलके चाबहार पोर्ट को डेवलप कर रहे हैं, और यकीनन वो उसको बना भी देंगे। फिर क्या हैसियत रह जाएगी इनकी, क्या वैल्यू होगी सी पैक की? अच्छा, वो आप कह रही हैं ना कि वो $65 बिलियन जो है उनका रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है। तो मेरा ख्याल है उससे पहले जब ये सी पैक एग्रीमेंट हुआ था, उसकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस थी, बाय द वे, वो भी अवेलेबल नहीं है। तो मेरा ख्याल है पहले उनको तलाश कर लें,
कि वो कहाँ पे हैं, और उनको ज़रा पढ़ लें तो फिर इधर भी आ जाएँगे। ठीक है जी। तो सीपेक जो है ये किन टर्म्स एंड कंडीशंस के तहत ये मुआहदा किया गया, और कौन-कौन इसमें सिग्नेटरीज़ थे, और क्या चीज़ें तय की गई थी कि की जाएँगी, और उनमें से कितने ऑब्जेक्टिव्स अचीव हुए अब तक, और हुँ, वो जो $65 बिलियन की आप बात कर रही हैं, वो पैसा किधर गया, कहाँ गया, और कौन-कौन से प्रोजेक्ट जो हैं वो हमने देखे, लगाए गए। गवादर अभी आप देखें, वो वहाँ पे मेरा ख़्याल है कुछ वो शायद सैलाब से बचाव के लिए कुछ पैसा हुँ, इन्वेस्ट किया गया हो वहाँ पे। वैसे तो वो डूबा हुआ था सारा, बिल्कुल, गवादर जो है, जो कि बिल्कुल एक ऐसा ही है। हब था, एक इकोनॉमिक हब था, उसकी हालत आप देख लें कि क्या हुई है अभी। तो अब ये सारी चीज़ें जो है ना, ये बड़ी मिस्टीरियस हैं। ये सारी चीज़ें, अब ये देखें ना, ये एक बहुत बड़ा एक हमा फ्लॉ है कि चीज़ें ये पार्लियामेंट में डिस्कस नहीं की जाती। कौमी सलामती के नाम पे बेशुमार ऐसी चीज़ें हैं जो कि अवाम के सामने नहीं लाई जाती। वो लाई जाएँगी तो फिर उसकी अकाउंटेबिलिटी भी होगी ना। अगर एक चीज़ हुँ, आप खुफिया रखेंगे, एक चीज़ को आप मंज़र-ए-आम पे आने ही नहीं देंगे, तो उसकी क्या फाइनली वो उसका उसके क्या बेनिफिट्स हैं, वो चीज़ हुँ, कितनी कौमी मफ़ाद में रही या नहीं रही, तो वो तो फिर उस वक़्त क्या होगा ना, जब सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स सब सामने हो। अब वो कॉन्फिडेंशियल है, वो अभी आप खुद बता रही हैं कि वो $65 बिलियन जो खर्च हुए, $65 बिलियन कहा ना आपने? जी, जी, जी। तो वो उसका हिसाब-किताब किधर है? 10 साल में ना सर, 10 साल में ये बताया जा रहा है, लेकिन चाइना की तरफ से, लेकिन उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ सर, जैसे मैंने कहा कि भारत और उसके साथ ईरान, अफ़गानिस्तान मिलके चाबहार पोर्ट को एक्टिव कर रहे हैं। वहाँ पे अगर काम शुरू हो गया तो इसकी क्या वैल्यू रह जाएगी सीपैक की? ये तो ऐसे ही नहीं बन के दे रहे। एग्ज़ैक्टली, देखिए दुनिया तो बहुत तेज़ी से आगे जा रही है ना, दुनिया तो इंतज़ार नहीं करती किसी का। हुँ, आपने दुनिया के साथ वो तरक्की की दौड़ में शामिल होना है। अगर आप हुँ, तरक्की की दौड़ में शामिल हो गए, तो ठीक है। अगर आप सोचते रहे यार कि इस ट्रेन पे बैठूँ या उस ट्रेन पे बैठूँ, कौन-सी ट्रेन मुझे लेके जाएगी आगे, तो फिर तो आप वो हुँ, प्लेटफ़ॉर्म पे खड़े रहेंगे। फिर आपको पता चलेगा जी कि वो तो जी 10 साल हो गए, आप वहीं हुँ। खड़े हैं, और ट्रेन पता नहीं कहाँ से कहाँ जा चुकी है। क्योंकि सर तो आप देख ही रहे हैं कि ईरान हो या अफ़गानिस्तान हो, वहाँ पे इंडियन डेलीगेशन जा रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं, चीज़ें आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। हम अपने वो चौधरी बने हुए हैं इस्लामिक कंट्री के बस। हाँ, बस वो मतलब अब हम यहाँ पे आई डोंट नो कि हम किस तरफ जा रहे हैं, किस सिमत में जा रहे हैं, और क्या चीज़ हम मतलब बनना चाह रहे हैं। हमारा मतलब हर चीज़ जो है वो कन्फ्यूज़न में है, शदीद तरीन कन्फ्यूज़न। कि अभी आप ये देख लें कि अभी अ ये पता नहीं है कि फ़ॉरेन मिनिस्टर कौन होगा, और अगर फलाँ बंदा फ़ॉरेन मिनिस्टर होगा, तो फिर उसके साथ सुना है कि 1-2 बंदे और भी अटैच किए जा रहे हैं, उसको बैलेंस में रखने के लिए, और वो दोनों उसके ऊपर नज़र रखेंगे। वो फिर शायद उन पे नज़र रखे। मतलब यानी ये जिस मुल्क में हालात हों कि फ़ॉरेन मिनिस्टर जो है, उसकी अपॉइंटमेंट से पहले आप ये करें कि कुछ एडवाइज़र भी साथ के जी, ज़रा इसको तुमने देखना है यार, ये बंदा सही फ़ैसले कर रहा है या नहीं। जहाँ पे हुँ, इस किस्म के हालात हों, वहाँ पे फिर आप मुझे बताएँ ना कि क्या फ़ॉरेन पॉलिसी होगी? और जहाँ पे फाइनेंस मिनिस्ट्री में एक बैंकर को लगाया जा रहा हो, जो हुँ, बैंकिंग करता रहा है सारी ज़िंदगी, हुँ, जिसको पता ही नहीं है एक यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स का, और इकोनॉमिक हुँ। पॉलिसी मेकिंग का, और इकोनॉमिक्स और पॉलिटिक्स के दरमियान जो ताल्लुक है उसका, वो बंदा क्या करेगा वहाँ पे बैठ के? तो जब यहाँ पे इस तरह की जहाँ पे डिसीजन मेकिंग हो रही हो, इतना कन्फ्यूजन हो, वहाँ पे क्या पॉलिसी बननी है? तो ये हालात हैं इस वक़्त। सर पहले भी यही होता रहा है। पहले पीडीएम 1 बनी थी, अब पीडीएम 2 बनी है।
इमरान हाँ, खान को इन्होंने किस डर खौफ की वजह से इस कदर बंद कर रखा है कि कोई उनको इलेक्शन में भी हिस्सा नहीं लेने दिया। बस वो फिर ये है कि वो, अब आप जानती हैं, अब इस पे हम क्या बात करें कि क्या हालात हैं इस वक्त। तो मुझे तो कोई बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है कि ये जो मौजूदा सेटअप है ये कोई कॉन्क्रीट स्टेप्स ले पाएंगे, क्योंकि इतने मुख्तलिफ सोर्सेस से इनपुट आ रही होगी और वो इतनी कन्फ्लिक्टिंग होगी कि उसकी रोशनी में कोई एक बड़ा फैसला लेना मुमकिन नहीं होगा। तो आपको तो फैसले लेने पड़ते हैं ना, आपको तो तल्ख फैसले लेने पड़ते हैं, बेटर, आपको एक पिल निगलनी पड़ती है जो ये नहीं कर सकेंगे इस तरह से। सर सारी दुनिया में अगर हम भारत में ही देखें तो बल्कि सारी दुनिया में ही, जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ाई जा रही है, साइंस में लोग आगे बढ़ रहे हैं। आप खुद एक दिन पहले डॉक्टर परवेज भाई के यहाँ होकर आए हैं, तो वो मतलब इस किस्म के साइंटिस्ट और ये हमारे यहाँ बहुत कम हो गए। अब मरियम नवाज का कहना ये है कि जी पंजाब के स्कूल और कॉलेजेस में जो जितने भी तालीमी इदारे हैं वहाँ पे पंजाबी पढ़ाई जाएगी। मतलब अब ना साइंस की बात कर रहे हैं, ना आप मैथ्स की बात कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात नहीं कर रहे, कोई जो दुनिया में जो चीज चलती हो नहीं। अब पंजाबी बढ़ाने का क्या नया जो एक इन्होंने निकाला है, आपको लगता है कि ये ठीक है? जी, वो असल में वो तो ऑलरेडी बच्चे हमारे पंजाबी घर में बोलते हैं। पंजाबी एक हाँ फंक्शनल लैंग्वेज है। बिल्कुल, घर में बात कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, कर लेकिन स्कूल सकते में हैं पढ़ाना। स्कूल में। अच्छा, उर्दू वैसे कौमी जुबान है, अंग्रेजी हम्म, जो है वो हमारी सरकारी जुबान है, मजहबी जुबान हम्म, अरबी है, कौमी तराना फारसी में है। ड्रामे हम तुर्की के पसंद करते हैं, फिल्में हमें हिंदी की अच्छी लगती हैं। दोस्ती हमारी जो समंदर से गहरी है और माउंट एवरेस्ट से ऊंची है, वो चीन के साथ है। तो ये भी एक प्रपोजल थी कि चीनी भी पढ़ाई जाए। सिंध में बाकायदा तौर पे इस पे हम्म, बड़ा काम हुआ था कि चीनी चीनी जुबान हम्म, पढ़ाई जाए। हम्म, तो मेरा ख्याल है हम जुबानें जो हैं वो उनमें जरा ज्यादा इंटरेस्टेड हैं कि जुबानें बच्चों को सिखाएं, बजाय इसके कि उनको हम साइंस और टेक्नोलॉजी सिखाएं। तो मेरा ख्याल ये है कि ये एक कॉस्मेटिक एक स्टेप है ये, जुबानें पढ़ाने का या पंजाबी पढ़ाने का। एक ऑप्शनल सब्जेक्ट के तौर पे आप रख लें, ऑप्शनल हम्म, सब्जेक्ट, हम्म, जैसे फारसी आज भी पढ़ाई बिल्कुल जाती होती है। है, ऑप्शनल सब्जेक्ट के बिल्कुल। तौर पे। लेकिन कंपलसरी ना करें आप इसको, यानी कंपलसरी ना करें आप इसको। ऑप्शनल आप में रख लें। ऑप्शनल में रख लें आप। तो हम्म, ऑप्शनल सब्जेक्ट के तौर पे पंजाबी आप पढ़ें। आप कोई भी जुबान आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे। हम्म, उस पे तो कोई पाबंदी नहीं है। आपकी दिलचस्पी है तो आप जरूर वो जुबान पढ़ें, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन मेरा ख्याल है कि हमारा ज्यादा एम्फेसिस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे होना चाहिए। दुनिया इस वक्त साइंस एंड टेक्नोलॉजी की दुनिया है, ये जुबानों की दुनिया नहीं है। ये जुबानें ठीक है, उनकी अपनी इंपॉर्टेंस है, इससे आप इनकार नहीं कर रहे, लेकिन उसको आप इम्पोज ना करें बच्चों के ऊपर। वो ऑलरेडी ओवरबर्डनड है लैंग्वेजेस की वजह से। और इतनी ज्यादा लैंग्वेजेस होती हैं तो फिर आपको कोई भी जुबान नहीं आती है आपको। अब हमें हमें अंग्रेजी, उर्दू, पंजाबी में से कोई भी जुबान नहीं आती एक्चुअली। हाँ ऐसी सर टूटी फूटी, ना उर्दू सही सारी आती है ना इंग्लिश सही आती है, कोई कोई लैंग्वेज सही नहीं आती है। कोई ट्रू। भी लैंग्वेज नहीं आती। हम्म। और वो इसी वजह से कि इतनी ज्यादा लैंग्वेजेस हमें वो सीखनी पड़ती हैं। हाँ सर वो अरबी भी सीखनी पड़ जाती है। अभी देखे ना वहां पे वो क्या ड्रेस के ऊपर एक हंगामा हो गया लाहौर में कि जी हंगामा क्या हुआ लिखा हुआ है, हलवा लिखा हुआ था, लेकिन हलवा तो मौलवी सारे वक्त खाते रहते हैं, लेकिन हलवा पढ़ना नहीं आता। हलवा पढ़ना नहीं आता, वो हलवा खाना आता है। हलवा खाना आता है, पढ़ना नहीं आता। वो हलवा लिखा बिल्कुल। हुआ है। बिल्कुल हलवा लिखा हुआ था। हाँ हाँ। और और गल्फ कंट्री से वो मेरे ख्याल से सऊदीया या कहीं से लेकर आई थी। सर लास्ट में मैं ये पूछना चाहूंगी कि हम लोग हमेशा पाकिस्तान जब से बना है तब से लेकर अभी तक 76 ईयर्स हो गए, जहालत खत्म ही नहीं हो रही है। कभी हो पाएगी? इसमें जहालत। पढ़ाई लिखाई का नहीं, ये जो जहनों में जहालत है ना वो। हाँ, अब इंडिया में देखें, कहीं भी रोड पे बैठ जाते हैं नमाज पढ़ने के लिए,
और ट्रैफिक रोक दी, ट्रैफिक जैम हो गई, उसके बाद अगर कोई हटाएगा तो जी बहुत गलत कर दिया आपने, मुसलमान नमाज पढ़ रहा था तो मुसलमान को ये नहीं पता कि उसने कहाँ बैठ के नमाज पढ़नी है और कैसे पढ़नी है। और इस्लाम में तो साफ साफ कहा गया है कि आपने लोगों को परेशान नहीं करना, उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना, ट्रैफिक नहीं रोकनी। कोई एम्बुलेंस पीछे हो सकती है, कोई भी बात हो सकती है, लेकिन वहां तो मैंने अजीब ही देखा, जो किसी गल्फ कंट्री या पाकिस्तान में भी मैंने नहीं देखा कि हाँ, लोग रोड ब्लॉक करके नमाज पढ़ना शुरू कर दें। तो आप ये जो जहालत है मुस्लिम्स की, ये खत्म क्यों नहीं होती? आप ये देखिए कि वो जामिया मस्जिद जो है ना दिल्ली, हाँ। उस मस्जिद के अहाते में वो बाकायदा वो लॉन्स हैं साइड्स पे। हम्म। अच्छा, वहां खड़े होके नमाज नहीं पढ़ेंगे, हम्म। बाहर आ जाएंगे सड़कों पे, सड़कों पे खड़े हो जाएंगे, सड़कें ब्लॉक करेंगे। हम्म। और वो इसलिए कि मुझे ये लगता है कि जहालत जो है ना वो और जो डिफाइंस है ना, ये दोनों गड़बड़ हो गए हैं। यानी वो एक्चुअली जहालत कम है और वो एक एक्ट ऑफ डिफाइंस ज्यादा है कि हम डिफाई कर रहे हैं जी, सड़ਕਾਂ ਤੇ खलो गए हैं ਅਸੀਂ, हम्म। ਸਾਨੂੰ को हटा के दिखाए ਇੱਥੋਂ। हाँ, कर लो जो करना है। हाँ। हाँ, जो करना है कर लो, हम तो यहाँ पे खड़े होके पढ़ेंगे। इवन हाँ। यूरोप में सड़कों पे खड़े हो जाते हैं, दरमियान में सड़कों के खड़े हो जाएंगे, टैक्सियों के ऊपर खड़े हो जाएंगे, दरख्तों के हम्म। ऊपर चढ़ जाएंगे, पानी की एक वो पानी का तालाब जा रहा है उसमें खड़े हो जाएंगे। देखे ना, हाँ। अब ये क्या है ये? तो बात ये है कि मतलब ये इन्होंने अपने आप को ना एक तमाशा बनाया हुआ है इस वक्त मगर दुनिया। सर वहां तो वो छितर पड़ते हैं ना, यूरोप में तो वो तो देते हैं दो कान के नीचे। और अगर गल्फ कंट्री में चले जाएं, दुबई में, सऊदी अरब में कोई ऐसी हरकत करें, वो तो ले जाके, आपको पता है सऊदी अरब वाले तो कुछ नहीं सुनते, वो तो वो कोड़े मारते हैं कि तशरीफ जो है ना उसको सुझा देते हैं। ये तो वही हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा मैंने देखा कि मुसलमान जो है सबसे ज्यादा धमकियां, सबसे ज्यादा डराना धमकाना हिंदुस्तान में ही करते हैं। वो देखें जी, बात ये है कि जब इस लेवल पे आप चले जाए ना तो फिर सवाए फोर्स के इस्तेमाल के ना और कोई रास्ता रहता नहीं है। तो हम्म। मेरा ख्याल ये है कि फोर्स का प्रॉपर इस्तेमाल करके इन लोगों को, इनकी जहालत ख़त्म की जा सकती है, इनकी जहालत ख़त्म की जा सकती है। और वो ख़त्म करते हैं, वो उनको पता है कि कैसे ख़त्म करनी है, क्योंकि वो मजबूत रियासत है, वो एक मजबूत रियासत है। हमारे यहाँ भी हो सकता है, कोई इसमें मसला नहीं है, अगर रियासत अपनी ताकत इस्तेमाल करे। तो बात ये है कि ये कोई मजहब नहीं है, ये सड़कों पे खड़े होके सड़कें ब्लॉक कर देनी और सारा दिन लाउड स्पीकर पे लगे रहना, ठीक है ना जी। ये बिल्कुल। ये 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 तो इलीगल है, लेकिन वो जहालत प्लस डिफाइंस बिल्कुल। है जी, कि जहालत शायद कम है, डिफाइंस ज्यादा है। हम्म। तो इसका हल यही है कि एक मजबूत रियासत हो और मजबूत रियासत अपने रिसोर्सेज इस्तेमाल करे इन लोगों के खिलाफ जो कि आम शहरियों का जीना दूभर कर देते हैं। क्योंकि सर ये वही लोग हैं जो जब गल्फ कंट्रीज में जाते हैं तो ये इनकी हिम्मत नहीं होती इस तरह की हरकतें करने की। गल्फ कंट्रीज में मैंने नहीं देखा कि कभी ये रोड के ऊपर, दुबई में रोड ब्लॉक कर दी और नमाज पढ़नी शुरू कर दें, या कहीं इवन यूरोपियन कंट्रीज में भी इनके ऊपर फाइन लग जाता है। लेकिन हाँ, बाकी जगह पे अजीब अजीब हरकतें, खास तौर, अच्छा पाकिस्तान में भी मैंने नहीं देखा, पाकिस्तान में भी मैंने ये नहीं देखा कि रोड ब्लॉक कर दिया कि नमाज पढ़ रहे हैं तो रोड ब्लॉक है, और चाहे जो मर्जी हो रहा है। ये सिर्फ मैंने भारत में ही देखा है, और मुझे नहीं पता भारत के मुसलमान क्या साबित करना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं, लेकिन जो भी है कुछ ठीक नहीं है, मेरे ख्याल है उनको सोचना चाहिए बिल्कुल यकीनन। ठीक नहीं है। मेरा ख्याल है कि जो मौजूदा इंडियन गवर्नमेंट है हम्म। हम्म। उसको, जो लिबरल पढ़े हम्म। लिखे प्रोग्रेसिव मुसलमान हैं उनको प्रमोट करना चाहिए। हम्म। और और जो इस तरह के जो फनेटिक मुसलमान हैं उनके साथ सख्ती से निपटना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि तभी, इनका यही इलाज है। हाँ, तभी वहां पे हालात बेहतर होंगे। और अदरवाइज जो है, ये लोग तो, इनको तो आप जितनी स्पेस देते जाएं ये वो स्पेस कैप्चर करते जाते हैं। हाँ। एंड में आपको पता चलता है जी कि आप खेमे से बाहर हैं और ये सारे खेमे के अंदर हैं। और सर विक्टिम कार्ड खेलना शुरू कर देते हैं आगे से। कार्ड वो खेलते हैं। देखे जी हम नमाज पढ़ रहे थे तो हमें मारा। हाँ, हाँ,
हाँ, नमाज पढ़ रहे थे तो हमें मारा। यार तुम नमाज प्रॉपर तरीके से पढ़ो ना, तुम अब आके चांदनी चौक के दरमियान में नमाज पढ़ना शुरू कर दोगे तो फिर वही तो तो। वो तो एक्सेप्टेबल नहीं होगा ना। वहां पे बेचारे लोग गुजर रहे हैं, कोई आ रहा है जा रहा है, हाँ। वहां पे खड़े हो जाएंगे और दरख्तों पे चढ़ जाएंगे, फिर तकरीरें करेंगे वहां पे जाके अजीबोगरीब हाँ। किस्म की। तो मेरा ख्याल ये है कि इनका इलाज यही है, ये एक नॉर्मल रैशनल पढ़े लिखों की जुबान नहीं समझते। हम्म, इनको जो जुबान समझ आती है ना, उसी जुबान में इनसे बात की जाए तो फिर ये राह रास्त पे आएंगे। बिल्कुल। सिराते मुस्तकीम पे लाना इनको हिंदुस्तानी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। यानी कि ये लातों के भूत हैं, बातों से नहीं मानेंगे। हाँ, ऐसी है, ऐसा ही ऐसी है। बहुत जी। शुक्रिया सर कि आपने आज ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच। चलें, थैंक यू। थैंक यू, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। हाँ,